जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। रिवीजन्स कैसे चल रहे हैं आप सबके। परीक्षा बहुत ही निकट है। अब आप कहें तो महीने भर से भी कम का समय है, तो रिवीजन पे अपनी जो समय है उसको और टाइम दीजिए। करंट अफेयर रिवीजन हम लोग कर रहे थे, इसी के माध्यम से हम लोग पिछले 13 महीनों का करंट अफेयर क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और उससे संबंधित तमाम तथ्यों को देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस संस्था ने यूथ इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी करी है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, नीति आयोग और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो यह किसने रिपोर्ट जारी करी है, तो इसने करी है। ठीक है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ऑप्शन ए इसका सही है। अब हम इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए रिपोर्ट की मुख्य बात अगर हम देखें तो 2036 तक युवाओं की संख्या 2.5 करोड़ कम हो जाएगी। कहां पे इंडिया में। ठीक है, 2.5 करोड़ संख्या कम हो जाएगी और इस समय युवाओं की जो आबादी है कितना है, 37.14 करोड़ है। ठीक है, और वर्ष 2036 में अब जो भी 2.5 करोड़ कम हो जाएगी तो घटकर 34.55 करोड़ हो जाएगी या 34.55 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, देश में इन दिनों 10.1% बुजुर्ग हैं, जो 2036 में बढ़कर 14.9% हो जाएंगे। वर्तमान में भारत में अगर हम उम्र की दृष्टि से उम्र दराज लोगों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें तो 10.1% है, जो कि 2036 में 14.9% हो जाएंगे। प्रजनन क्षमता में निरंतर गिरावट के कारण, ठीक है, प्रजनन क्षमता में निरंतर गिरावट के कारण कामकाजी उम्र 25 से लेकर 64 वर्ष की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, इस उम्र में वृद्धि हुई है, कामकाजी लोगों में वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं। इसमें अगर हम राज्यों की स्थिति की बात करें तो केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में वर्ष 2036 तक युवाओं की तुलना में अधिक बुजुर्ग हो जाएंगे। कहां? केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में 2036 तक क्या होगा कि युवाओं की तुलना में बुजुर्गों की संख्या अधिक हो जाएगी। बिहार एवं उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2021 तक कुल जनसंख्या में युवा आबादी के अनुपात में वृद्धि किया है और बाद में इसमें क्या है, गिरावट की संभावना है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये अपने को पॉइंट याद रखना है, यूपी से रिलेटेड है। हालांकि सब चूंकि अभी यूपी का एग्जाम है और एमपी का एग्जाम है। ठीक है, तो यह भी हमको याद रखना है। ठीक, बाकी तो महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन ये विशेष संदर्भों में याद रखना है। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ इन दोनों राज्यों में देश के आधे से अधिक 52% युवाओं के होने का अनुमान है। कहां? महाराष्ट्र में अगर इसको ले लिया जाए, मध्य प्रदेश में ले लिया जाए और राजस्थान को ले लिया जाए, तो इन तीनों में मिलाकर इन तीनों राज्यों में देश के कुल युवाओं का लगभग 52% हिस्सा होने का अनुमान है। ठीक है, अब अगर हम युवा आबादी घटने का कारण देखें कि क्यों कम हो रहे हैं, तो पहले तो फर्टिलिटी रेट। ठीक है, फर्टिलिटी रेट अब देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से फर्टिलिटी रेट में गिरावट आई है। ठीक है, फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक महिला द्वारा जन्म देने वाले बच्चों की औसत संख्या। ठीक है, फर्टिलिटी रेट को कम भी करना है क्योंकि जनसंख्या वृद्धि भी हो रही है, लेकिन इस हिसाब से कम नहीं करना है कि यहाँ पे आश्रित आबादी की संख्या बढ़ जाए, मतलब बुजुर्गों की संख्या बहुत अधिक हो जाए, कामकाजी और युवाओं की संख्या कम रहे। ठीक है, तो इस हिसाब से भी इसको मैनेज करना। अगर हम वर्ष 2021 में फर्टिलिटी रेट की बात करें तो 2.4 था, जो 2019 तक घटकर 2.1 पर आ गया है। ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट। क्रूड डेथ रेट की बात करें, क्रूड डेथ रेट, असल में ये क्रूड डेथ रेट होता क्या है, ये भी भारत में कम होता जा रहा है। फर्टिलिटी रेट भी कम हो रहा है और क्रूड डेथ रेट भी कम हो रहा है। ये जो क्रूड डेथ रेट होता है, ये असल में होता है कि 1000 लोगों पर, 1000 जीवित लोगों पर कितनी मौतें हो रही हैं, इसको कहते हैं क्रूड डेथ रेट। ठीक है, तो अगर हम 2019 की बात करें तो यह 6 था, जो कि 2011 में इसके पहले 7.1 था। तो क्रूड डेथ रेट भी कम हुआ है। ठीक, अब आगे थोड़ा देख लेते हैं। और हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तरंगा हिल अंबाजी आबू सड़क रेल लाइन को मंजूरी दी है। तरंगा हिल अंबाजी आबू सड़क रेल लाइन को मंजूरी दी है। यह परियोजना किन 2 राज्यों को जोड़ेगी? ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र, राजस्थान। तो यह किसको जोड़ेगी? राजस्थान, गुजरात को जोड़ेगी। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है,
गुजरात में मेहसाणा जिले के गुजरात में तरंगा हिल्स, बनासकाठा के अंबाजी और राजस्थान में आबू रोड तक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी इसके अंतर्गत, ठीक है। और यह कुल 2798.16 करोड़, मतलब आप समझ सकते हैं कि 2798.16 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत इस पे आएगी। और 3 तीर्थ यात्रा स्थल इससे क्या होंगे, जुड़ेंगे। इन दोनों राज्यों के, गुजरात और राजस्थान के 3 तीर्थ यात्रा स्थल जुड़ेंगे और यह 2026-27 तक पूरा होने की संभावना है। इसकी कुल लंबाई 116.65 किलोमीटर होगी। 116.65 किलोमीटर इस रेल लाइन की पूरी लंबाई होगी, ठीक है। और इसके साथ साथ चूंकि ये 3 धार्मिक स्थल या तीर्थ स्थल तो जुड़ेंगे ही, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ कृषि और स्थानीय उत्पादों के परिवहन में भी तीव्रता आएगी और गुजरात और राजस्थान राज्यों का देश के अन्य हिस्सों के साथ बेहतर गतिशीलता प्राप्त हो पाएगा। अगर हम अंबाजी की बात करें तो अंबाजी मंदिर गुजरात राजस्थान की सीमा पर अरासुर पर्वत पर स्थित है, ठीक है। बनासकाठा जिले में है, ध्यान रखिएगा, गुजरात के बनासकाठा जिले में है और गुजरात और राजस्थान के अरासुर पर्वत पर क्या है, सीमा पर अरासुर पर्वत पर स्थित है, ठीक है। चलिए, अंबाजी मंदिर हिंदुओं की 51 शक्ति पीठों में से एक है। अंबाजी मंदिर इसलिए भी अनोखा माना जाता है क्योंकि यहाँ पर देवी की एक भी मूर्ति नहीं है और यहाँ पे मूर्ति के बजाय एक श्री यंत्र है, पवित्र श्री यंत्र है और जिसकी मुख्य रूप से पूजा करी जाती है। अब हम माउंट आबू के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। राजस्थान के सिरोही जिले में है, राजस्थान के सिरोही जिले में है और यह अरावली पहाड़ियों से संबंधित है। अरावली पहाड़ी में का जो विस्तार है, जो अरावली पहाड़ी का विस्तार सिरोही जिले में है, उसी पे माउंट आबू स्थित है और बेसिकली क्या है, यह एक हिल स्टेशन है, ठीक है। और माउंट आबू ब्रह्म कुमारी समुदाय का क्या है, मुख्यालय है। माउंट आबू ब्रह्म कुमारी समुदाय का मुख्यालय है, ठीक है। अब हम तरंगा हिल्स की बात करते हैं तो यह क्या है, गुजरात के मेहसाणा जिले में एक जैन तीर्थ स्थान है, जैन तीर्थ स्थान है और यहाँ पर क्या है, अजीत नाथ जी का मंदिर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये पॉलिसी संवाद, ये एक महत्वपूर्ण पत्रिका है। पॉलिसी संवाद ये दोनों भाषाओं में आती है, मतलब एक ही पत्रिका में दोनों भाषाओं में इसमें लेख मिलते हैं, ठीक है। तो यह राष्ट्रीय त्रैमासिक परीक्षा है और इस बार इसका जो ये दूसरा संस्करण है, विशेषांक G20 है। इस पत्रिका की खासियत ये है कि इसमें सरकार से संबंधित जो सरकार के विजन है या जो सरकार की गतिविधियां हैं, किस प्रकार से वे देश को आगे ले जाने के लिए, देश के विकास के लिए कार्य कर रही हैं, कौन से पॉलिसीज निर्मित हो रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है, जैसा कि नाम ही पॉलिसी संवाद है तो इससे संबंधित इसमें एनालिसिस किया जाता है। और जो इसमें लेख होते हैं, ठीक है, जो इनमें ये शामिल लेख होते हैं, इनके जो लेखक होते हैं, हम कह सकते हैं कि जो राइटर होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पे होते हैं। उनके जो कौशल होता है, बौद्धिक कौशल बहुत ही उच्च होता है। और सबसे खास बात यह है कि इनमें अधिकांश या 90% या 100% हम ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये जो यूपीएससी के जो जीएस का पोर्शन है ना, बहुत अच्छे से इसमें कवर करता है, ठीक है। तो आप इसे ले सकते हैं, बहुत ही कम कीमत है इसकी, 40 रुपीज, ठीक है। चलिए आप इसको ले सकते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का रैंक क्या है, 135वां, 136वां, 138वां या 141वां। तो भारत का जो रैंक है वो है 135वां। अब हम थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, ठीक है। लिंग समानता प्राप्त करने में भारत दुनिया के 146 देशों में, कुल 146 देशों का इसमें विश्लेषण किया गया, भारत 135वें स्थान पे है। हालांकि अगर बात किया जाए वर्ष 2021 में यह किस स्थान पे था, तो यह 40वें स्थान पे था, ठीक है। अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो उसमें भी भारत की स्थिति काफी खराब है, ठीक है। भूटान का 126 है, मालदीव का 117 है, ठीक है, बांग्लादेश का 71 है, नेपाल का 96 है, श्रीलंका का 110 है। तो इससे भी भारत की स्थिति काफी खराब है, ठीक है। अगर हम प्रमुख बातों की बात करें, रिपोर्ट में प्रमुख तथ्यों की बात करें, जो प्रमुख बात है, तो चेतावनी दी गई है कि कोरोना काल के बाद उपजी स्थिति से जीवन यापन की संकट से पूरी दुनिया में महिलाओं के प्रभावित होने की संभावना सबसे अधिक है।
श्रम बल में आगे लैंगिक अंतर बढ़ने के बाद कम करने में 132 साल और अधिक लगेंगे, ठीक है। तो जो जीवन यापन संकट है या जो श्रम बल है, ठीक है, जो महिलाओं और पुरुषों की कार्य करने का अनुपात है किसी इकोनॉमी में, वो अगर बढ़ गया, इसी समय अगर बढ़ गया, अगर इसको ध्यान नहीं दिया गया, तो इस श्रम के अंतराल को कम करने के लिए आगे 132 साल लगेंगे, ठीक है, यह ध्यान देना है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि कोविड-19 ने लैंगिक समानता को एक पीढ़ी पीछे ढकेल दिया है। जाहिर सी बात है 132 साल लगेंगे, इससे उबरने में की कमजोर दर इसे वैश्विक रूप से और अधिक बढ़ा देगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगर मतलब विश्व आर्थिक मंच की बात करें भारत में, तो भारत में जो लैंगिक समानता के दो सूचक हैं, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और नए मौकों को बढ़ावा मिला है, ठीक है। आर्थिक भागीदारी, वर्क फ्रॉम होम में महिलाओं को भी बहुत अधिक जॉब मिला है या उनके जॉब पे बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है, ठीक है, और नए मौकों को भी बढ़ावा मिला है, ठीक है। भारत में लैंगिक अंतर का स्कोर पिछले 16 वर्षों में 7वें सर्वोच्च स्तर पर दर्ज किया गया है, ठीक है। सांसद, विधायक, वरिष्ठ अधिकारी, प्रबंध निदेशकों की हिस्सेदारी जो है 14.6% से बढ़कर 17.6% हो गई। मतलब जो ये उच्च पदाधिकारी, उच्च पदों पे जो महिलाएं हैं, अगर 100 पुरुषों की बात करी जाए, 100 लोगों में बात करी जाए, तो इसमें क्या है 17.6% महिलाओं की आबादी है, जो कि इन सांसद, विधायक, वरिष्ठ अधिकारी या नीति नियंता जो होते हैं उन पदों पे महिलाएं आसीन हैं, ठीक है। पेशेवर और तकनीकी श्रमिकों के रूप में जो महिलाओं की हिस्सेदारी है वो 29.2% से बढ़कर 32.9% हो गई है, ठीक है। अनुमानित अर्जित आय के मामले में लैंगिक समानता क्या हुई है, भारत की बेहतर हुई है। तो यह भी ध्यान रखना है कि जो महिलाओं और पुरुषों की जो अनुमानित अर्जित आय है उनमें क्या हुई है कि जो समानता की ओर हमने और गति करी है, ठीक है। महिलाएं समानता की ओर बढ़ी हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर हम शीर्ष 5 देशों की बात करें, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की अगर हम बात करें शीर्ष 5 देशों की, तो आइसलैंड पहले स्थान पे है, यहाँ पे सबसे अच्छा है, सबसे अच्छी स्थिति है, ठीक है। फिनलैंड है दूसरे स्थान पे, नॉर्वे तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे न्यूजीलैंड है और 5वें स्थान पे स्वीडन है। अगर हम नीचे के 5 देशों की बात करें जहां पे कि सबसे खराब स्थिति है, तो अफगानिस्तान का जो स्थान है 146वां है, पाकिस्तान का स्थान 145वां है, कांगो का स्थान 144वां है, ईरान का स्थान 143वां है और चाड का स्थान 142वां है। इसमें हमको बहुत अधिक ध्यान नहीं रखना है, ऊपर के 3 याद रखने हैं, नीचे के 3 याद रखने हैं। अधिकांशतः 3 तक ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अगर आपको 5 याद हो जाए तो बहुत बेहतर है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में इंटरपोल की अंतरराष्ट्रीय बाल यौन शोषण पहल, अंतरराष्ट्रीय बाल यौन शोषण पहल, ठीक है, ये क्या है, ICSE, ठीक है, इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इनिशिएटिव में किस भारतीय एजेंसी को शामिल किया गया है, ठीक है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो गया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो गया या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गया। तो किसको शामिल किया गया है, CBI को शामिल किया गया है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को इसमें शामिल किया गया। अब हम थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। जो भारत का केंद्रीय जांच ब्यूरो है या भारत का जो CBI है, ठीक है, CBI है, अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण ICSE पहल में शामिल हुआ है। भारत, अब इसका लाभ क्या होगा, जो ICSE डेटाबेस है, ठीक है, इसका लाभ क्या होगा भारत को, अब हम इस नजरिए पे देखेंगे। तो भारत इस डेटाबेस और सॉफ्टवेयर तक पहुंच बनाने वाला 68वां देश है, ठीक है, 68वां देश है। अब CBI को अन्य देशों में जांचकर्ताओं के साथ ऑनलाइन बाल यौन शोषण का पता लगाने और विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग करके ऑडियो विजुअल क्लिप से दुर्व्यवहार करने वालों के बारे में पता लगाने, पीड़ितों और अपराध के दृश्यों की पहचान करने की अनुमति होगी इस डेटाबेस तक पहुंच होने के कारण, ठीक है। अगर हम और थोड़ी बात करें तो जो ICSE है, ICSE डेटाबेस बाल यौन शोषण सामग्री का विश्लेषण करने के लिए वीडियो और छवि तुलना का उपयोग करता है, ठीक है। यह पीड़ितों, दुर्व्यवहार करने वालों और स्थानों के बीच क्या करता है, एक संबंध बनाता है जिससे कि केस को आसानी से सॉल्व किया जा सके। जुलाई 2022 तक इस डेटाबेस और सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इंटरपोल के द्वारा, ठीक है, बाल शोषण के 30,000 से अधिक पीड़ितों और 13,000 से अधिक अपराधियों की पहचान करी गई है जो कि बाल यौन शोषण से संबंधित हैं, ठीक है, जिनकी रिपोर्ट करी जाती रही है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी होती हैं जो अनरिपोर्टेड हो जाती हैं,
ठीक है, तो इसके कारण उन पर तो कोई कार्यवाही ही नहीं हो सकती। चलिए, अगर हम इंटरपोल की बात करें तो ये क्या है, बार बार आप खबरों में पढ़ते होंगे, समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे कि इंटरपोल ने ये रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है या फला, ठीक है। तो इंटरपोल असल में है क्या, ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है, इसको हम शार्ट में इंटरपोल भी कहते हैं। कुल 194 सदस्यों वाली एक अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका गठन 1923 में हुआ था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग इसका पुराना नाम है। 1956 में इसका नाम बदल के इंटरपोल कर दिया गया। भारत, जो अगर हम भारत की बात करें तो 1949 में इंटरपोल में शामिल हुआ और इसके सबसे पुराने सदस्यों में से एक है, हालांकि सबसे पुराने सदस्यों में से एक है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। इसका कार्य सार्वजनिक सुरक्षा, आतंकवाद से जूझना, मानवता के खिलाफ अपराध, नरसंहार, युद्ध अपराध और पर्यावरण अपराध आदि को कम करना या इनको कम करने के रूप में प्रयास करना इसके महत्वपूर्ण कार्य है। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय फ्रांस के लियों में स्थित है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस 6 साल से अधिक सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस बल बन गई है? मतलब वह कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी पुलिस, अगर वहां पे अपराधी को 6 साल से अधिक की सजा मिली है तो उनके फोरेंसिक साक्ष्य को संग्रह करेगी, भंडार करेगी। ऐसा करने वाली किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस देश की पहली पुलिस बन गई है? ठीक है, तो जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब या हरियाणा? तो इस प्रश्न का उत्तर है दिल्ली। अगर हम दिल्ली के पुलिस की बात करें तो यह दिल्ली का पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है, क्योंकि दिल्ली क्या है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। चलिए, इस पहल का उद्देश्य क्या है? इस पहल का जो उद्देश्य है, चूंकि 6 साल से अधिक की यदि सजा मिली है उनको, तो निश्चित तौर पे जो अपराधी है वो गंभीर अपराध से संबंधित है। तो इससे क्या होगा कि आपराधिक जो अपराध है उनके दोष सिद्धि को बढ़ाना, आपराधिक न्याय प्रणाली को फोरेंसिक विज्ञान जांच के साथ एकीकृत करना है, ठीक है। और दिल्ली में जो नशीले पदार्थ है उस पर भी नकेल कसने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना इसके अंतर्गत तैयार करी गई है। दिल्ली और एनसीआर का मतलब होता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, और आसपास के राज्यों में सक्रिय बहुराज्यीय आपराधिक गिरोहों पर नकेल कसने की रणनीति भी बनाई गई है, ठीक है। हाल ही में जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट में दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 40% की वृद्धि देखी गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है वह कहता है कि जो दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध है, महिलाओं के विरुद्ध अपराध है, उनमें 40% की वृद्धि दर्ज करी गई है, जो कि देश के सभी महानगरीय शहरों में, जो भी महानगरीय शहर हैं उनमें सबसे अधिक है। और यह काफी जो है कि शर्मनाक भी है कि दिल्ली में देश की राजधानी है और यहीं पर महिलाओं के प्रति अपराधों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो चलिए, दिशा निर्देशों के अनुसार अगर हम फोरेंसिक मोबाइल वैन की बात करें कि ये है क्या, ये सभी जिलों में दिल्ली पुलिस के अपने सचल वाहनों के अलावा प्रत्येक जिले में एक फोरेंसिक सचल वाहन आवंटित किए जाएंगे। ये केवल दिल्ली के संदर्भ में बात हो रही है। यह वाहन जो है जांच अधिकारियों को जरूरत पड़ने पर मौके पर वैज्ञानिक और फोरेंसिक सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। जैसे कहीं पे कोई केस हो गया, कहीं पे कोई दुर्घटना हो जाती है और वहीं पर अगर जरूरत पड़ती है कि नहीं उसी मौके पर इसकी जांच करी जाए, तो ये जो फोरेंसिक वाहन होंगे, फोरेंसिक मोबाइल वैन होंगे, ये अपने जो है इक्विपमेंट के साथ वहां पे पहुंचेंगे और वहीं पे तत्काल इससे संबंधित जांच करी जाएगी। अगर हम भारत के पहले सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो की बात करें तो यह 1897 में कोलकाता में स्थापित किया गया था और यह 1904 में कार्य करना शुरू किया। अगर जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत हैदराबाद में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, ठीक है, केंद्र स्थापित किया गया है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2000 में गांधीनगर, गुजरात में किया गया। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना 2000 में कहां पे, गुजरात के गांधीनगर में किया गया। 1 मिनट में थोड़ा पानी पी लूं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देश भर के 26 स्कूलों में चैंपियन से मिलो पहल का आयोजन किया
और इस पहल की शुरुआत कब करी गई थी? कौन सा पहल? चैंपियन से मिलो पहल। इसकी शुरुआत कब करी गई थी? अगस्त 2020 में, दिसंबर 2020 में, अगस्त 2021 में या दिसंबर 2021 में? तो इस प्रश्न का उत्तर है दिसंबर 2021 में। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस अवसर पे 26 स्कूलों में, ठीक है, चैंपियन से मिलो पहल का आयोजन किया गया था। भारतीय खेल प्राधिकरण ने ठीक है 2022 के राष्ट्रीय खेल दिवस को फिट इंडिया अभियान के हिस्से के रूप में मनाया। चैंपियन से मिलो पहल क्या है? यह एक स्कूल विजिट अभियान है, स्पेशल स्कूल विजिट अभियान है, जिसमें ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने दिसंबर 2021 में शुरू किया था। नीरज चोपड़ा जी ने शुरू किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में सोखुवी में एक नई शाखा के चालू होने के साथ 119 वर्षों में, ध्यान दीजिएगा, 119 वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद किस राज्य को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? मतलब 119 वर्षों के अंतराल के बाद इन ऑप्शंस में से वो कौन सा स्टेट है जिसको वहां पे अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? कहने का मतलब ये है कि अभी तक वहां पे केवल एक ही रेलवे स्टेशन कार्यरत था। तो हमारे विकल्प हैं असम, मेघालय, मणिपुर या नागालैंड। ठीक है, तो ये क्या है? ये नागालैंड है। अब हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य नॉर्थ ईस्ट का है। नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्य हैं, 7 सिस्टर। नॉर्थ ईस्ट में 8 राज्य हैं। ठीक है, अगर हम 7 सिस्टर्स को शामिल करते हैं तो उसमें क्या आ जाता है? आपका सिक्किम भी आ जाता है। मतलब 7 सिस्टर्स में सिक्किम नहीं है, लेकिन 7 सिस्टर्स को शामिल कर दिया जाए नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में तो संख्या 8 हो जाती है। बाकी 7 सिस्टर्स में 7 राज्य जाते हैं, सिक्किम उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो नागालैंड के सोखोवी में एक नई शाखा के चालू होने के बाद ऐसा हुआ। यहाँ पे साल 1903 में, ठीक है, पहला रेलवे स्टेशन खुला था, जो दीमापुर रेलवे स्टेशन है। ठीक है, कोन्याक यहाँ की अगर हम कुछ और बात करें, ठीक है, महत्वपूर्ण इतना ही है कि नागालैंड में है। नागालैंड के कहाँ के? सोखोवी में। और 1909 में पहला रेलवे स्टेशन था जो कि दीमापुर रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे नागालैंड की सबसे बड़ी जनजातियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं प्रत्येक परीक्षा में। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट की जनजातियां जो है उनके नाम भी कठिन है और उनका विवरण भी थोड़ा कठिन है। तो कोन्याक यहाँ की सबसे बड़ी जनजाति है, ध्यान रखिएगा। आओस, तांगखुल, सेमास और अंगमी, इनके बाद नागालैंड में आते हैं, नागालैंड की जनजातियां हैं। अन्य अगर जनजातियों की बात करें तो लोथा हो गया, संगतम हो गया, फाम हो गया, चांग हो गया, खिम हंगामा हो गया, एमचुंगर हो गया, जेलियांग हो गया, चाखेसांग हो गया जिसको चोखरी भी कहते हैं, और रेंगमा शामिल हैं। ठीक है, तो नागालैंड में रेगमा है, मिकिर और रेगमा पहाड़ी नॉर्थ ईस्ट के किस राज्य में है? आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, जितना याद हो सकता है बेहतर है, अगर न याद हो तो मुख्य जनजाति यहाँ पे याद कर ले। कोन्याक सबसे बड़ी जनजाति है। अगर हम नागालैंड में संरक्षित क्षेत्र की बात करें, इकोलॉजी की दृष्टि से, इन्वायरमेंट की दृष्टि से, ठीक है, तो इंतानकी राष्ट्रीय उद्यान है। इंतानकी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो नागालैंड में अवस्थित है। सिंगफन वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिंगफन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो नागालैंड में है। ठीक है, पुली बदजेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? ठीक है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? यह है नागालैंड में है। फकीम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? यह भी नागालैंड में है। ठीक है, नागालैंड का एक महत्वपूर्ण महोत्सव है हार्नबिल महोत्सव, ठीक है, हार्नबिल फेस्टिवल, जो कि प्रत्येक 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक क्या किया जाता है? मनाया जाता है। ठीक है, यह आयोजित उत्सव है। तो हार्नबिल नागालैंड का है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत करी? कौन सा? मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। ठीक है, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान या झारखंड? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है यह है उत्तराखंड। अब हम लोग आगे इसमें देखते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस मतलब 29 अगस्त की बात करी जा रही है। ठीक है, 29 अगस्त की बात करी जा रही है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर यहाँ पे मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत करी। ठीक है, इस योजना के तहत जो 8 से 14 आयु वर्ग के जो खिलाड़ी हैं,
जो उनके राज्य के खिलाड़ी हैं उनको प्रति माह 1500 रुपए की छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी और इससे कुल 3900 ठीक है उभरते खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा, जिसमें 1950 बालक और 1950 बालिकाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, अगर हम कुछ अन्य घोषणाओं की बात करें तो खेल विकास निधि स्थापित की जाएगी और प्रत्येक जिले में 8 खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। मल्लखंभ खेल को खेल नीति में शामिल किया जाएगा और इसके साथ ही साथ राज्याधीन सेवाओं में यहाँ पे भी अब लागू हो गया कि जो प्रशिक्षित खिलाड़ी है, कुशल खिलाड़ी हैं, तो 4% आरक्षण पुनः लागू करने की बात करी गई है। कहाँ पे? राज्य के अधीन सेवाओं में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा लोग आत्महत्या करते हैं? एनसीआरबी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में महिलाओं के प्रति हिंसा सबसे अधिक होता है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। दिल्ली वो स्टेट है, दिल्ली वो शहर है। ठीक है, दिल्ली वो शहर है, महानगरीय शहर है, महानगरीय शहरों में भी सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए किस राज्य में ज्यादातर लोग आत्महत्या करते हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य में एनसीआरबी का आंकड़ा 2021 बताता है कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक लोग आत्महत्या करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम दूसरे स्थान पे कहाँ के किस राज्य में सबसे अधिक लोग आत्महत्या करते हैं तो तमिलनाडु है और तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश का है। ठीक है, तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। ठीक, वर्ष 2020 में कुल 1,53,052 लोगों के मुकाबले वर्ष 2021 में 1,64,033 लोगों ने क्या करी? आत्महत्या करी। अच्छा, बहुत सारी चीजें क्या होती है इसमें रिपोर्टेड भी होती हैं। ये जो रिपोर्टेड केस है उनकी बात हो रही है, बहुत सारी चीजें अनरिपोर्टेड भी हो जाती हैं। ठीक है, हालांकि आत्महत्या करना कानूनी अपराध भी है। ठीक है, तो देखिए संख्या में क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। संख्या में लगभग 10,000 से अधिक की वृद्धि दर्ज करी गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आत्महत्या के मामले में साल 2021 में 2020 की तुलना में 7.2% की वृद्धि दर्ज करी गई है। 7.2% की वृद्धि दर्ज करी गई है और आत्महत्या की दर में 6.2% की वृद्धि दर्ज करी गई है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो आत्महत्या है वो दिल्ली में है। चलिए 2021 में यहाँ पे भी एक दुखद ये है कि आत्महत्या के मामले में भी दिल्ली में सबसे अधिक है और महिलाओं के प्रति अपराध में, महिलाओं के प्रति हिंसा में भी दिल्ली में सबसे अधिक, दिल्ली का स्थान ऊपर है। ठीक है, चलिए एनसीआरबी देख लेते हैं। तो एनसीआरबी की जो स्थापना है वह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत 1986 में करी गई थी। यह राष्ट्रीय पुलिस आयोग और गृह मंत्रालय के कार्यबल 1985 की सिफारिशों के आधार पर गठित किया गया था। एनसीआरबी देश भर में अपराध के वार्षिक व्यापक आंकड़े, भारत में अपराध रिपोर्ट एकत्रित करता है और इसका प्रमुख उद्देश्य भारत की पुलिस के आधुनिकीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी में सशक्त विकास करना है। कई बार आप लोग अगर लोकसभा, मतलब अब तो संसद टीवी हो चुका है नाम परिवर्तित होकर, तो संसद टीवी आप लोग कई बार सुनते होंगे, तो वहां पे जो सांसद हैं, आपके प्रतिनिधि हैं, हमारे आपके प्रतिनिधि, कई बार वो अपनी चर्चाओं में एनसीआरबी रिपोर्ट को शामिल करते हैं। वो यही एनसीआरबी रिपोर्ट है। ठीक है, अगर हम प्रमुख प्रकाशन की बात करें एनसीआरबी रिपोर्ट के आधार पे तो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या, जेल सांख्यिकी और भारत में गुमशुदा महिलाओं और बच्चों की रिपोर्ट। ठीक है, ये एनसीआरबी जारी करती है। चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारा इंस्टीट्यूट जो है यूनिक एग्जाम्स आईएएस, ठीक है, यूनिक एग्जाम्स आईएएस जो है यह यूपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच लेकर आया है। ठीक है, फाउंडेशन बैच लेकर आया है किसके लिए? 2024 के लिए। और यह जो फाउंडेशन बैच है बहुत ही नॉमिनल शुल्क पे जून के प्रथम वीक से क्या होगी? यह शुरू होगी। जून के प्रथम वीक से, जून 2023 के प्रथम वीक से शुरू होगी 2024 के लिए। और इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि जो पहले के जो सेलेक्टेड अधिकारी है, पिछले 2-3 सालों पहले के जो सेलेक्टेड अधिकारी है यूपीएससी में, ठीक है, सिविल सर्विसेज में, उनके द्वारा ये कोर्स, उनके गाइडेंस में, उनके द्वारा जो है ये कोर्स लाया गया है। और
आपको इसमें इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई करी है, उन्होंने किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया है। आप न केवल उनसे पढ़ेंगे बल्कि उनसे ये भी सीखेंगे कि आखिर वो व्यक्तित्व कौन सा होता है जो कि किसी भी एस्पिरेंट को सिविल सर्विसेज का कैंडिडेट बनने के, एक सफल एस्पिरेंट बनने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं, ठीक है, आप उस पर कॉल करके इसके बारे में इंक्वायरी भी कर सकते हैं और अपने स्लॉट बुक करा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन कहां पर समर्पित किया गया? ठीक है, तो चलिए, भुज गुजरात में, लेह लद्दाख में, मंडी हिमाचल प्रदेश में, या देहरादून उत्तराखंड में? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है भुज गुजरात में। ठीक है, यहीं पर क्यों किया गया? क्योंकि जो भुज में 2001 में जो यहाँ पे विनाशकारी भूकंप आया था, ठीक है, वो कई हजार, मतलब 12,000 लोगों की यहाँ पे जान गई। ठीक है, तो उसी को उन्हीं की स्मृति में, उन्हीं के श्रद्धांजलि की स्मृति में ये अनूठा स्मारक बनाया गया है और जिन लोगों के प्राणों की क्षति हुई उनके नाम यहाँ पे अंकित करे गए हैं। ठीक है, भुजियो पहाड़ी के ऊपर बनाया गया, ध्यान रखिएगा, भुजियो पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है और 470 एकड़ की भूमि में फैला हुआ है। ठीक है, और देश का पहला, अपनी तरीके का देश का पहला स्मारक है। स्मारक में भूकंप सिम्युलेटर बनाया गया है जो आगंतुकों को भूकंप का वास्तविक अनुभव प्रदान करेगा। मतलब यहाँ पे इस तरीके से ये स्मारक बनाया गया है कि भूकंप सिम्युलेटर लगाया गया है। अगर आप यहाँ पे विजिट करेंगे तो असल में भूकंप का जो अनुभूति होती है या भूकंप कैसे महसूस होता है वो आपको वास्तविक महसूस कराएगा। ठीक है, चलिए, इसमें एक अत्याधुनिक स्मृति वन भूकंप संग्रहालय भी बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम कब लागू की गई, जिसके तहत देश के सभी उर्वरक कंपनियों को अपने उत्पादों को भारत के ब्रांड नाम से बेचना होगा? ठीक है, 5 सितंबर 2022, 2 अक्टूबर 2022, 25 दिसंबर 2022 या 26 जनवरी 2023? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है 2 अक्टूबर 2022। ठीक है, 2 अक्टूबर 2022। चलिए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने घोषणा करी कि एक राष्ट्र एक उर्वरक ONOF योजना को 2 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना नामक उर्वरक सब्सिडी योजना के तहत उर्वरक और लोगों के लिए एकल ब्रांड पेश कर रही है। पहल के हिस्से के रूप में जो पोषक तत्व है यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट जिसको DAP कहते हैं, या म्यूरेट ऑफ पोटास को एक ही ब्रांड नाम भारत से बेचा जाएगा। और यह जो लागू हुआ ये 2 अक्टूबर 2022 से लागू है, याद रखिएगा। अच्छा, 2 अक्टूबर को 2 महापुरुषों, भारत के 2 महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों का जन्मतिथि है। ठीक है, एक तो गांधी जी की है, महात्मा गांधी जी की है, दूसरी किसकी है? तो दूसरी है हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी की है। चलिए, मंत्रालय ने सभी कंपनियों के बैगों पर नए ब्रांड नाम भारत और सब्सिडी योजना के लोगों का उपयोग करने के निर्देश जारी किए हैं। ठीक है, चलिए 1 मिनट। अच्छा, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम क्या है? इस योजना के तहत जो देश की सभी उर्वरक कंपनियों को अपने उत्पादों पर भारत नाम से अंकित करना होगा। कंपनियों को अपने बैग का 1/3 स्थान पर अपना नाम, ब्रांड लोगो और अन्य प्रासंगिक उत्पादों से संबंधित जानकारियों को प्रदर्शित करने की अनुमति होगी। शेष 2/3 स्थान पे भारत और प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना का लोगो दिखाना होगा, उसके बारे में जानकारी देनी होगी। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस योजना को सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की कंपनियों पर लागू होगा। ठीक है, यह लागू होगा, इस योजना को लागू करना होगा। ठीक है, 1 मिनट पानी पी लूं मैं, गर्मी आ गई है ना, तो इस कारण जो है गला सूख रहा है। हाल ही में खबरों में रही पेन प्लस रणनीति का संबंध किस क्षेत्र से है? पेन प्लस रणनीति, ठीक है, डिफेंस सेक्टर से, इंडस्ट्री सेक्टर से, हेल्थ सेक्टर से या एजुकेशन सेक्टर से? तो पेन प्लस रणनीति का जो संबंध है वह किससे है? हेल्थ सेक्टर से है, स्वास्थ्य क्षेत्र से है। ठीक है,
अफ्रीका में एनसीडी, ठीक है, गंभीर गैर संचारी रोगों के निदान के लिए, उपचार और देखभाल तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए पेन प्लस नामक एक नई रणनीति शुरू करी गई है। प्रथम स्तर की संदर्भित स्वास्थ्य सुविधाओं में गंभीर गैर संचारी रोगों को संबोधित करने के लिए यह क्षेत्रीय रणनीति है। इसका उद्देश्य पुराने और गंभीर रोगियों के उपचार रखरखाव में पहुंच के अंतर को समाप्त करना है, ठीक है। और यह क्या करता है कि एक मानकीकृत कार्यक्रम स्थापित करने की बात करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो जिला अस्पताल हैं उनमें आवश्यक दवाएं या संबंधित स्वास्थ्य संबंधी जो टेक्नोलॉजी है उनसे संबंधित प्रौद्योगिकियां या निदान जो समाधान है, स्वास्थ्य समाधान किस तरीके से होगा, किस तरीके से किया जाएगा, इक्विपमेंट हैं या नहीं है, ठीक है, इसको भी सुनिश्चित करना है। अगर नहीं है तो बेहतर है और उसको और टेक्नोलॉजी को और अपग्रेड किया जाए, अगर नहीं है तो वहां पे टेक्नोलॉजी पहुंचाई जाए, ठीक है। गैर संचारी रोग क्या है? गैर संचारी रोग क्या है? यह चिकित्सीय स्थितियां या रोग है जो संक्रामक कारकों के कारण नहीं फैलती। संक्रामक कारण मतलब आपके जैसे छींक के कारण, आपके फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड के कारण, ठीक है, ऐसे खांसी के कारण नहीं फैलती है, ठीक है। गैर संचारी रोगों को दीर्घकालिक बीमारियों के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वो लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां होती हैं और आनुवंशिक, शारीरिक, पर्यावरणीय और व्यवहारिक कारणों के संयोजन से उत्पन्न होती हैं। जैसे हृदय रोग हो गया, कैंसर हो गया, मधुमेह हो गया, अस्थमा आदि इसमें क्या है, शामिल है गैर संचारी रोग में, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वैश्विक स्तर पे जो एनसीडी है, गैर संचारी रोग है, ठीक है, ये 71% मृत्यु का कारण बनती हैं। और अफ्रीकी क्षेत्र में मृत्यु दर का अनुपात जो है, यह पूरे जो अफ्रीका महाद्वीप है इसमें लगभग 27 से लेके 88% के बीच स्थित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अनंग ताल झील, नाम ध्यान से पढ़िएगा, अनंग ताल झील, जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अनंतनाग मत पढ़ लीजिएगा, अनंग ताल झील है, ठीक है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा या दिल्ली, तो यह दिल्ली में है, यह दिल्ली में है। अब हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। महरौली में कुतुब मीनार के पास यह स्थित है, ठीक है, अनंगताल झील, ठीक है। हजार साल पहले दिल्ली के संस्थापक थे अनंगपाल तोमर, जिनकी राजधानी ढिल्लिका थी, ठीक है। वहां पे एक मिनी झील का निर्माण कराया गया जिसे अनंगताल के नाम से जाना जाता है। अर्जुन राम मेघवाल जी ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इस ताल के जीर्णोद्धार करने के साथ साथ इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का पहले निर्देश जारी कर रखा था। अच्छा, ये जो राजा अनंगपाल हैं, अच्छा वो बात मैं तराइन के युद्ध की बात मैं इसके बाद बता दूंगा, ठीक। यह झील दिल्ली के महरौली में स्थित है। कहाँ पे है? पहले देख लिया, महरौली में स्थित है, जिसका निर्माण तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय द्वारा 1060 ईस्वी में कराया गया था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अनंगपाल द्वितीय, जिसे तोमर वंश से ये संबंधित थे, उत्तर भारत के प्रारंभिक मध्ययुगीन छोटे राजवंशों में से यह एक था। ढिल्लिकापुरी, जिसे मैंने बताया कि दिल्ली के संस्थापक थे, तो दिल्ली को पहले ढिल्लिका भी कहा जाता है, जो अंततः दिल्ली के नाम से जाना गया। दिल्ली के प्रारंभिक इतिहास के साक्ष्य जो है कुतुब मीनार से सटी मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम के लोहे पर जो लोहे का स्तंभ है कुव्वत उल इस्लाम मंदिर के सामने, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के सामने जो एक लोहे का स्तंभ है, उससे दिल्ली का जो प्रारंभिक इतिहास है उस पर उत्कीर्ण है, ठीक है। कई शिलालेखों और सिक्कों के अध्ययन पे पता चलता है कि अनंगपाल तोमर 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच दिल्ली और हरियाणा के शासक थे। तो मतलब 8वीं और 12वीं शताब्दी के बीच अनंगपाल तोमर के वंशजों ने यहाँ पे शासन किया था, हरियाणा और दिल्ली के आसपास। उन्होंने भग्नावशेष पे शहर का निर्माण कराया और अपनी देख रेख में अनंगताल बावली और लाल कोट बावली का निर्माण कराया, ठीक है। अच्छा, ये जो अनंगपाल थे, यहाँ पे तोमर वंश का शासक था, ठीक है, तोमर वंश से संबंधित है। उसके बाद यहाँ पे पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा का शासन हुआ। किसका? राय पिथौरा का शासन हुआ, ठीक। और इसी राय पिथौरा या पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में तराइन का युद्ध होता है, तराइन का युद्ध होता है, ठीक है। तराइन का युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो ये राजस्थान और दिल्ली
हरियाणा वगैरह का शासक बन गया राय पिथौरा, ठीक है, ये राजस्थान के राजपूत थे। तो इनका जो अधिपत्य था ये भटिंडा या सरहिंद वगैरह में भी था, लेकिन ये मोहम्मद गोरी आता है और भटिंडा पर क्या कर लेता, अधिकार कर लेता, तबरहिंद भी जिसको कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे तबरहिंद के किले पर अधिकार करता है, तबरहिंद पे अधिकार नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इनको क्या करता है कि ये जो राय पिथौरा थे, इनको लगा कि अरे ये मेरे अधिपत्य क्षेत्र का है, ठीक है। तो इसी कारण से तराइन का युद्ध होता है। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित होता है, ठीक है, और भाग जाता है। लेकिन तराइन का जो द्वितीय युद्ध होता है, द्वितीय युद्ध में क्या होता है, राय पिथौरा पराजित होते हैं। और कई जो है तत्कालीन इतिहासकारों के अनुसार, जो समकालीन इतिहासकार थे, कि बाद में उनको पहले कैद किया जाता है और बाद में उनकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। और इस तरीके से दिल्ली पर तुर्कों के द्वारा भारत में पहली बार मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करी जाती है, ठीक। चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को, एंजेला मार्केल जी को, बोरिस जॉनसन जी को या शेख हसीना जी को? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो एंजेला मार्केल जी है, एंजेला मार्केल जी, ठीक है। यूनेस्को का शांति पुरस्कार 1989 में जीवित व्यक्तियों और सक्रिय सार्वजनिक या निजी निकाय या संस्थानों को सम्मानित करने के लिए बनाया गया था जिन्होंने शांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ पे ध्यान देना है, जीवित व्यक्ति को मृत्युपरांत यह नहीं दिया जाता है, ठीक है। यूनेस्को की स्थापना अगर हम बात करें तो 16 नवंबर 1945, 16 नवंबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है, ठीक है, पेरिस फ्रांस में स्थित है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न पे। मेक इन इंडिया के तहत अर्जेंटीना ने भारत में निर्मित किस लड़ाकू विमान को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है? तो मेक इन इंडिया के तहत भारत में ऐसा कौन सा लड़ाकू विमान निर्मित हुआ है जिसको अर्जेंटीना ने खरीदने में क्या दिखाई है, दिलचस्पी दिखाई है? मिग 29, मिराज 2000, सुखोई SU-30 या तेजस? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है तेजस। अब हम तेजस के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है, ध्यान रखना है, बिल्कुल ये स्वदेशी है। पहले ही इसमें मेक इन इंडिया की बात हो गई है, मेक इन इंडिया की बात हो गई है, तो यह हल्का लड़ाकू विमान है, ठीक है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा यह संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। छोटा और हल्का सिंगल इंजन वाला है, इसलिए मल्टी रोल टेक्निकल फाइबर एयरक्राफ्ट है, ठीक है। इसे रूस के मिग 21 लड़ाकू विमान पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए इसका विकास किया गया है। यह हवा से सतह हथियारों की एक रेंज को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। यह यात्रा के दौरान आकाश में ही ईंधन भरने में सक्षम है, ठीक है, तेजस। और अधिकतम पेलोड क्षमता इसकी क्या है, 4000 किलो है, मतलब 4000 किलो तक का अपने साथ ये भार वहन कर सकता है। इसको पेलोड क्षमता के रूप में संदर्भित किया जाता है, ठीक है। अधिकतम जो गति है इसकी 1.8 मैक है। 1.8 मैक का मतलब हवा की गति का 1.8 गुना गति प्राप्त कर सकता है और इसकी जो रेंज है वो 3000 किलोमीटर है, ठीक है। अगर हम तेजस के कुछ प्रकारों की बात कर ले तो LCA नेवी हो गया, LCA नेवी हो गया, LCA तेजस MK2 हो गया, तेजस ट्रेनर हो गया और LCA तेजस MK1A हो गया। इसके तेजस के कई प्रकार हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? ठीक है, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, तिरुपति आंध्र प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश या नागपुर महाराष्ट्र। तो यह कहां किया गया? यह किया गया तिरुपति आंध्र प्रदेश। कहां किया गया? तिरुपति आंध्र प्रदेश में किया गया। अब हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इसकी अध्यक्षता श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी द्वारा करी गई थी और इसको विजन श्रमेव जयते एट 2047 इसका नाम दिया गया था। विजन श्रमेव जयते एट 2047 इसका नाम दिया गया था। सम्मेलन का जो पिछला सत्र था यह जुलाई 2015 में तत्कालीन जो श्रम मंत्री थे बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो मोदी सरकार के कार्यकाल के 8 सालों में यह पहला श्रम मंत्रियों का सम्मेलन है, पिछले 8 सालों में। ठीक है, इसका आयोजन श्रम संबंधी विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए और सहकारी संघवाद की भावना से कार्य करने के लिए किया गया। विजन श्रमेव जयते 2047
काम की न्यायसंगत और समान परिस्थितियां, ये सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और अन्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। कहने का मतलब कि जो भी श्रमिक है, चाहे वो संगठित क्षेत्र के हो या असंगठित क्षेत्र के हो, उनके सामाजिक सुरक्षा की बात करी जा रही है। और जो श्रमिकों के हित में है, श्रमिकों के स्वास्थ्य हित में, आर्थिक हित में, सामाजिक हित में जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनको विश्लेषण करने के लिए, उन पर बात करने के लिए यह जिम्मेदार है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारतमाला परियोजना के तहत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के विकास के लिए 3 सरकारी संस्थाओं ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। निम्नलिखित में से कौन इस समझौते का हिस्सा नहीं है, या यह भी कह सकते हैं कि इनमें से कौन कौन इस समझौते का हिस्सा है। ठीक है, तो नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड हो गया, इंडियन वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, रेल विकास निगम लिमिटेड हो गया, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, तो इसमें से ये तीनों तो शामिल हैं, ये तीनों तो ए, बी और सी शामिल है, लेकिन जो ऑप्शन डी है ये शामिल नहीं है। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, भारतमाला परियोजना महत्वपूर्ण है, ये देख लेते हैं। ये क्या है? एक केंद्र प्रायोजित और वित्त पोषित सड़क और रेल मार्ग परियोजना, राजमार्ग परियोजना है। ठीक है, भारतमाला परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है और केंद्र सरकार द्वारा ही वित्त पोषित है, जो कि एक सड़क और राजमार्ग परियोजना है। जुलाई 2015 में इसको लॉन्च किया गया था और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि सरकार अगले 5 सालों में लगभग 7 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 83,677 किलोमीटर राजमार्ग और शहरों का सड़कों का विकास कर सके। ठीक है, चलिए भारतमाला परियोजना के घटकों में अगर हम बात करें तो फीडर रूट या इंटर कॉरिडोर की बात करी जा रही है। ठीक है, ये जैसे कि मान लीजिए मार्ग गुजर रहा है, भारतमाला परियोजना संबंधित सड़क या राजमार्ग है, तो इसके आसपास के क्षेत्रों में इंटर कॉरिडोर विकसित करना, आर्थिक गलियारा विकसित करना, राष्ट्रीय गलियारा दक्षता में सुधार करना, सीमा सड़क और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ावा देना, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण करना, या शेष, ठीक है, NHDP कार्यों को पूरा करना। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस संस्थान के सहयोग से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM का सफल परीक्षण किया? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की सहायता से, भाभा एटॉमिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बार्क की सहायता से, ठीक है, या डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, DRDO की सहायता से या नासा की सहायता से। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO की सहायता से। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हम क्या करते हैं, थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक, अगर हम बात करें कि ये जो वर्टिकल लॉन्च मिसाइल है, यह कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, यह एक जहाज से चलने वाली हथियार प्रणाली है जो समुद्र स्कीमिंग लक्ष्यों सहित निकट सीमा पर विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर करने में क्या है, सक्षम है। समुद्र स्कीमिंग की बात की जाए तो समुद्र स्कीमिंग की रणनीति का उपयोग विभिन्न जहाज रोधी मिसाइलों और कुछ लड़ाकू विमानों द्वारा किया जाता है ताकि युद्ध पोतों पर रडार द्वारा पता लगाने से बचा जा सके। ठीक है, तो समुद्री स्कीमिंग, ठीक है, यह रणनीति यह समुद्र की सतह के बेहद करीब उड़ान भरती है। कहाँ करती है? समुद्र की सतह के बेहद करीब से उड़ान भरती है और इस तरह इसका पता लगाना और बेअसर करना थोड़ा मुश्किल होता है और उसके साथ साथ समुद्री स्कीमिंग प्रणाली का उपयोग भी करती है। अगर VLSRSAM की बात करें, ठीक है, तो DRDO द्वारा इसे स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। तो इसका जो विकास और इसका जो डिजाइन तैयार किया गया है यह DRDO द्वारा किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज की हमारा ये रिवीजन श्रृंखला यहीं पे समाप्त होता है। निश्चित तौर पे न केवल करंट अफेयर बल्कि उससे संबंधित तमाम मुद्दों पे भी हम लोगों ने चर्चा किया और यह निश्चित तौर से आपकी परीक्षा को थोड़ा मतलब अपने जो इसकी सीमा है, जो 40 प्रश्न 35 से 40 प्रश्न आते हैं, वो उनको क्या करेगी, आपकी परीक्षा के चांसेस को, सफलता के चांसेस को बढ़ाने में मदद करेगी। जय हिंद, जय भारत।